नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता का नशा बहुत अनोखा होता है। कुर्सी पर रहते हुए तो सिर चढ़कर बोलता ही है, कुर्सी छिन जाने के बाद भी उतरता नहीं है। इसका बेहतरीन और ताजा उदाहरण है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाए 2.5 महीने से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन वे अब भी खुद को मुख्यमंत्री ही समझ रहे हैं। वे आज भी उसी टोन और अंदाज में बात करते हैं जब वे मुख्यमंत्री थे। इन दिनों मनोहर लाल राज्य सरकार के अधिकारियों को 4 जून के बाद कार्रवाई करने की धमकी देकर सुर्खियों में छाए हैं। उनके इस बयान की कर्मचारी संगठनों और विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। दरअसल अधिकारियों को धमकी देने का मामला है क्या, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार केबी पंडित। पंडित जी, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। पंडित, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ अधिकारियों पर चुनाव में बोगस पोलिंग करवाने के आरोप लगाए। उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 4 जून के बाद कार्रवाई करने की चेतावनी दी है, जबकि चुनाव आयोग ने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों की निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाने के लिए तारीफ की है। आप खट्टर की इस धमकी को किस तरह से देखते हैं? देखो, ये धमकी जो आपने शुरू में बताया वो ठीक ही है। अब वो सत्ता से हटे हैं, लेकिन सत्ता का नशा अभी नहीं गया जी। चौधरी भजनलाल जी कहते थे, भाई ये कुर्सी का काटा हुआ चैन से नहीं बैठ सकता, वही दिखाई दे रहा है जी। मुझे ये लगता है कि उनको ये आचार संहिता लागू होगी। किसी भी राज्य सरकार को इन दिनों में कोई कार्रवाई करने की, धमकी देने की कोई अधिकार नहीं है। जो कुछ भी होना है चुनाव आयोग के माध्यम से होना है, और कोई कंप्लेंट करनी है तो वो हरियाणा के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जाएगी और वो दिल्ली भेज के उस पर निर्देश प्राप्त करेगा। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसने सामान्य प्रक्रिया का ना पता हो। मुझे तो लगता है राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा भी है, मैं उससे सहमत हूँ। अब ये संभावित हार को देखते हुए हताशा और निराशा में इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने कर दी। गलती करी सरकार किसकी थी? प्रशासन किसका है? सिक्योरिटी पुलिस किसकी थी? सारी चीज तो इनकी थी अपनी। अब ये किसी भी केंद्र से एक बार भी शिकायत नहीं मिली। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुराग अग्रवाल ने कल अपने बयान में कहा, अभी मुझे इस 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है अब किसी भी केंद्र पर पुनर्मतदान की रीपोल की मांग नहीं की गई। और मैं शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव के लिए संतुष्ट हूं और कर्मचारियों को बधाई देता हूं। तो ऐसी स्थिति में खट्टर का ये बयान देना, लगता ये है कि या तो वो अभी भी हवा में है मुख्यमंत्री वाली में, या ये कार्रवाई करने का अधिकार देखूंगा मैं बाद में कर लूंगा। क्योंकि इस तरह का बयान वो जब रोड शो हो रहा था उसमें भी कर्मचारियों को धमकी दी थी कि मुझे पता चला कुछ कर्मचारी दूसरे के खूंटे से बंधे हुए हैं और उनको मैं देखूंगा। अरे सरकार तेरी ये देख लेता, इंतजाम कर लेता। रीपोलिंग की या जगह जगह बूथ कैप्चरिंग की या बोगस वोटिंग की अगर बात वो आरोप लगा रहे हैं तो चुनाव आयोग पे तो पहुंची होंगी। चुनाव आयोग पे कोई कंप्लेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री पद का जो नशा भी उतरा नहीं है, और उन्होंने एक चीज और कर दी धमकी देकर। इसका मतलब है प्रशासन उनके हाथ में नहीं है, और नायब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनकी भी फंक्शनिंग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब उसके हाथ में प्रशासन कंट्रोल है कि नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत चर्चित होती हैं। और उनका कहना है कि संभावित हार को देखते हुए बहाना तलाश कर रहे हैं। कोई कंप्लेंट जो भी। हाँ पंडित जी, मनोहर लाल खट्टर आज भी खुद को मुख्यमंत्री मान रहे हैं, ये बात आप भी कह रहे हैं, और वे पत्रकारों और जनता को संबोधित करते वक्त अब भी वे खुद को मुख्यमंत्री की तरह ही पेश करते हैं, जबकि वे ना मुख्यमंत्री है ना संतरी हैं।
अब वे केवल पार्टी के उम्मीदवार मात्र हैं। उनकी इस तरह के व्यवहार का अर्थ क्या है? अर्थ तो कुछ किसी की समझ में नहीं आ रहा। इतना मैच्योर आदमी जो रहा हो 9.5 साल सत्ता में, और जी, उसने सारे उतार चढ़ाव देखे हों, और उनको जी, ये भी लिमिटेशन अगर नहीं पता है तो ये दुर्भाग्य है हरियाणा का। अब चुनाव आचार संहिता लागू होने के पास पावर किसके पास है? जी, अगर इतना भी उनको नहीं पता है तो इस बार मालिक है उसका। लेकिन जी, ये बहुत अच्छी सेंस में नहीं लिया गया, बल्कि ये माना गया कर्मचारियों को धमकाया गया, जी, जबकि चुनाव आयोग के पास ऐसे कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं है। तो ये जी, समझ से परे है कि वो फिर भी ऐसे बयान क्यों दे रहा है। और वो इस पर अगर उन पर ये आरोप लगते हैं, जैसा कि विपक्ष के नेताओं ने कहा, अब वो जी, अभी भी नशे में है सत्ता के, और मुख्यमंत्री की हैसियत से बोलते हैं, चाहे उसमें उनका मजाक ही उड़ रहा। अब वो क्या करेंगे? 5 के बाद क्या करेंगे? ऑर्डर अगर 5 के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर होगी तो ये भी मनोहर लाल खट्टर को ध्यान रखना चाहिए। जब इस तरह की बात कोई आएगी, ऑर्डर जारी करने होंगे, उस पर नायब सिंह सैनी के दस्तखत होंगे, ना कि खट्टर के। जी, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है, प्रशासनिक कोई अधिकार उनके पास नहीं है, एक पार्टी के केवल एकमात्र उम्मीदवार है। और जीत गए तो ईश्वर इच्छा, और हार गए तो सारी बुराई उनके सिर मंड दी जाएगी। क्योंकि उनकी जी, पार्टी में बड़ा रोष है। रोष क्यों है ये भी सुन लो। रोष जी, इसलिए है कि उन्होंने जो पुराने खांटी नेता थे, जैसे रामविलास शर्मा, ओपी धनखड़, कैप्टन जी, अभिमन्यु, और नए नए वीरेंद्र सिंह डूमरखा, जो उनके व्यवहार की वजह से बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, वो जी, सारे नेता एकजुट होकर लगेंगे फिर इसको निपटाने के लिए। ये इनको नहीं पता है। अभी तक कुर्सी पे थे, मुख्यमंत्री थे, 4 तरह के आओ दाओ ऊपर नीचे बात कर लेते थे। लेकिन जी। ये अभी भी उनकी देर से समझ में आएगा, आ तो जाएगा उनको भी, वो मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें ऐसे ऑर्डर जारी नहीं करने चाहिए। पंडित जी, एक चीज और हाँ। है कि सही में देखा जाए तो हरियाणा की जनता के निशाने पर मनोहर लाल ही है। पिछले 9.5 साल में जो बेकायदगियां हुई, सरकार की हाँ। जो गलत नीतियों के चलते जनता को जो परेशानियां उठानी पड़ी, उसके लिए हाँ। केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर जिम्मेदार है। ऐसे में वे ही असली खलनायक है। अब यदि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी हारती है तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? स्वाभाविक रूप से मनोहर लाल खट्टर को ही मानना पड़ेगा। कारण जी, क्या था कि उनकी सरकार थी, नायब सिंह सैनी से सरकार। उनसे जी, पूछा था तो किसान नाराज क्यों है? जी, कीले किसने गड़वाई थी? जी, ड्रोन से आंसू गैस के गोले देकर सैकड़ों किसानों को घायल किसने किया? जी, एक बॉर्डर पर तो गोली चली, एक किसान मारा गया। जी, तो ये सारी चीजें जब हुई हैं तो इन्होंने ये कैसे समझ लिया किसान भी नाराजगी नहीं दिखाएंगे? फिर जी, दूसरे है सरकारी कर्मचारी। 1 साल से मनोहर लाल सरकार ये दोहराती रही बार बार, हम 5 लाख रुपए का मेडिक्लेम का उनको कैशलेस का बीमा देंगे, लेकिन वो जी, भी आज तक लागू नहीं हुआ। 1 साल पहले तैयारी शुरू हो गई थी। जी, तीसरी चीज ये है, अब पंच और सरपंच को किसने नाराज किया? पंच और सरपंच पूरा, को कह रहे थे कि हमारे साथ न्याय कर दो, आप जो नई पॉलिसी बना रहे हो उसमें हम्म। हमें कोई रियायत दो, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम काम करके जब भी दिखाएंगे कोई अधिकार होंगे हमारे पास। फिर जी, चौथी पार्टी चीज ये कार्यकर्ताओं है। ने मुख्यमंत्री से शिकायत भी की है कि कुछ सरपंचों ने जो है उनके खिलाफ काम किया है। सरपंच कोई उनकी पार्टी का मेंबर थोड़े है या उनका जर खरीद गुलाम थोड़े है। सरपंच भी जनप्रतिनिधि है और उसकी अपनी विचारधारा है। इसलिए उन पर किस तरह से यह अंकुश लगा सकते हैं? नहीं नहीं, वो जो लगा रहे हैं वो लगता है कि अनजान है सारे। खुदा जी, उनको माफ करे। मैं तो ये कहता हूँ जिनको ये नॉलेज ही नहीं अब सरपंच सरकार के अधीन है कि नहीं है। जी, सरपंच को चुनाव में पूरी स्वतंत्रता, किस पार्टी का समर्थन करें, किसका विरोध करें, किसका प्रचार करें, ये सब अधिकार जी, सुरक्षित है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जैसे जी, जनप्रतिनिधि एमएलए वो भी करते हैं ना प्रचार, वो जी, भी जी, जनता के प्रतिनिधि हैं। फिर जी, एक और था, अब ये जो जिला परिषद, नगर निगम, जी, आपका जिला परिषद कह गई, ये आपका हम्म, नगर पालिका, नगर परिषद, ये जो थे इनके चेयरमैनों की सारी पावर छीन ली। जी, इनको कोई अधिकार नहीं रहा। उन्होंने मुख्यमंत्री से भेंट की कि ये बताइए हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रति जवाब दें, जो काम ही नहीं होंगे
हमारी कोई पावर ही नहीं हमारे पास अधिकारियों को अनुशासन में लाने की, तो उनको भी आश्वासन दिया था, पता नहीं वो लागू हुई कि नहीं हुई। फिर आशा वर्कर, ये दूसरे तरह के कर्मचारी थे जिन पर रोज आरोप लगते थे, रोज धरने जुलूस रोकते थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो ये सारी चीज मैंने ये बताई। ये दोष किसका? ये केवल एकमात्र उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। उनकी पैदा की हुई सारी बीमारियां हैं, और जब उनको ये नहीं लगता था बीमारियां उनको सह देंगी। जब ये चुनाव मैदान में आए, सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और ये कह दिया कि 10 की 10 जीतेंगे, तो ये इनको लगा भी इनकी सारी चीज इनके हाथ में है। क्योंकि जब बयान होते तो मैं अकेला हूँ मैदान में, मैं बड़ा ऐसा महसूस करता हूँ, कोई मुकाबले में तो आए। अब मुकाबले में जब कांग्रेस के उम्मीदवार आए तो हर सीट पे 19 नहीं 21 थे वो बीजेपी उम्मीदवारों से। फिर इनको लगा कि बाजी हाथ से निकलेगी। अब इनको लगा चुनाव हो लिया, मतदान हो लिया, तो इन्होंने आंखें दिखानी छोड़ दी। कर्मचारी नाराज हैं, आपका ये उन्होंने गड़बड़ कर दी, उन्होंने गड़बड़ कर दी, उनको इलेक्शन लूंगा। और एक नई चीज और होगी, अब तो 2 दिन से चल रही है। अब पार्टी कार्यकर्ता को बख्शुआ नहीं, वो भी दूसरों से मिले हुए थे। अरे पार्टी के कार्यकर्ता तुम्हारे हैं और तुम्हें ये विश्वास ही नहीं, तो पदाधिकारी क्यों बना रखा है? दूसरों के लिए काम करते हैं। तो ये मुझे ये करता है कि अब जब विधानसभा चुनाव आएंगे, ना पार्टी खड़ी हो सकेगी एकजुट होकर, ना सरकारी कर्मचारी काम कर सकेंगे, क्योंकि इन्होंने जो सजा देनी है दे दुआ लेंगे 5 के बाद। ये तो ठीक है, सस्पेंड कर देंगे, बहाल कर देंगे। कितने कर्मचारियों को सस्पेंड करेंगे? अगर ये सारे कर्मचारियों को ये समझते हैं, अब वो सरकार विरोधी, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता उस चीज को। लेकिन ये अनुभव मुझे 87 का है, जब बंसीलाल ने कर्मचारियों को नाराज कर दिया और बाद में सारी बातें मान ली, लेकिन जब चुनाव के खाते में गई और बंसीलाल को उसका कोई लाभ नहीं मिला। चुनाव में बहुत बुरी हार हुई कांग्रेस की और 5 सीटें रह गई थी। उस समय सब देवीलाल के हाथ में आ गई थी पावर, खत्म हो गया था और कर्मचारियों की नाराजगी बड़ी भारी पड़ी। हाँ, भारी पड़ी थी, ये मैं बता रहा हूँ। हाँ पंडित जी, आपने बड़े सधे हुए अंदाज में अपने विचार रखे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कुर्सी का हैंगओवर है, जो शायद 4 जून के बाद कुछ कम हो जाए, क्योंकि कुर्सी का नशा लंबे समय तक रहता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में पार्टी के संभावित हार का पूर्वाभास हो गया है, इसलिए वे बौखलाए हुए हैं। खट्टर साहब यदि जन नेता होते तो उनका व्यवहार कदापि इस तरह का नहीं होता। हम तो अब भी उन्हें ये सलाह देंगे कि वे खुद को सुपर मुख्यमंत्री ना समझकर संयम से काम लें और वर्तमान मुख्यमंत्री को अपने विवेक से काम करने दें, क्योंकि अब मुख्यमंत्री नायब सैनी जो फैसले लेंगे उनके लिए वे खुद जिम्मेदार होंगे। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके अपनी राय अवश्य दें। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मसले और नए सवालों के साथ। नमस्कार।